हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे टेम्परेचर और मास की यूनिट का। तो चलिए मैं बात करता हूँ। नंबर 4 जो हमारी यूनिट है वो रहेगी टेम्परेचर, तापमान। देखिए, तापमान में कौन सी यूनिट देखते हैं आप। एक तो सेल्सियस में देखते हैं, नंबर दूसरा फ़ारेनहाइट में देखते हैं, राइट। और नंबर 3 जो आप देखते हैं वो केल्विन में देखते हैं। तो ये 3 यूनिट होती हैं। एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा सकते हो, सेल्सियस से केल्विन में जा सकते हो। ज़्यादातर यूज अगर आप न्यूमेरिकली देखते हैं तो केल्विन का न्यूमेरिकल के अंदर जो भी न्यूमेरिकल आए तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर की कोई सी फ़ारेनहाइट दे रखा हो या फिर सेल्सियस दे रखा हो, आपको किस में करना है, केल्विन में चेंज करके फिर किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है, राइट। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। हम क्या करेंगे, केल्विन से मतलब सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट। कि 1 सेल्सियस के बराबर कितने केल्विन होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। क्या होता है दोस्तों, अगर आपको केल्विन में बदलना होता है तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। केल्विन बराबर क्या होगा, आपको जो सेल्सियस में दे रखा होगा जो भी नंबर, जो मैं यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, वाई डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें क्या जोड़ देना आपको, 273.15 जोड़ देना है। जो भी सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर देनी है आपको, 273.15 ये वैल्यू ऐड कर देनी है। तो ये अपना केल्विन में आपका टेम्परेचर निकल के आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको पूछ ले कि भाई 25 सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसका कितना केल्विन बनेगा। अगर मैं केल्विन में पूछूं तो ये केल्विन के बराबर कितना होगा, तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, 25 सेल्सियस दे रखा है तो यानी कि 25 सेल्सियस के अंदर आपको कितना जोड़ देना है, 273.15 केल्विन 15 ये वैल्यू ऐड कर देनी है। तो आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है 25 सेल्सियस के बराबर। ये केल्विन की वैल्यू निकल के आएगी लगभग 298.515 केल्विन, ये वैल्यू आती है। यानी कि मैं क्या बोलूँगा, 25 सेल्सियस केल्विन होता है, 25 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 298.15 केल्विन के बराबर होता है ये टेम्परेचर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल्सियस को केल्विन के अंदर ऐड बदलने के लिए टेम्परेचर के मान को, तो हमें क्या करना पड़ता है, 273.15 ये वैल्यू ऐड कर देनी है सेल्सियस में। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एक टेम्परेचर की केल्विन की वैल्यू निकल के आती है, राइट। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कोई कि मान के चलो कि 27 सेल्सियस आपको टेम्परेचर दे दे, आपको पूछ ले 27 सेल्सियस टेम्परेचर का केल्विन कितना होगा, केल्विन में टेम्परेचर का मान कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 27 के साथ में आप क्या करना, 273.15 केल्विन मतलब 15 ये वैल्यू ऐड कर देनी, यहाँ पे निकल के आ जाएगा केल्विन में लगभग कितना आएगा, 300.15 केल्विन। और आप इसको न्यूमेरिकल में जब भी लो ना तो ये 0.15 को आप इंक्लूड मत करना, डायरेक्ट 300 मतलब 0.15 को आप हटा देना, ये बहुत नगण्य है तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको जब भी न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आसान हो जाती है ऐसे पॉइंटों को हटाने से, राइट। लगभग लगभग वही मान आता है। तो ये तो हमने देख लिया कि इसमें कि भाई आप सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या याद करना, आपको नंबर याद करना, 273.15 केल्विन मतलब 273.15 ये वैल्यू आपको याद करनी है। सेल्सियस में ऐड करते ही ये केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। अब एक होती है कि भाई आपको मान के चलो कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, या फिर ऐसे मान के चलो कि भाई आपको दे दें, सपोज दैट आपको दे दें कि 298 केल्विन टेम्परेचर है तो इसमें कितना सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो आपको क्या करना है, जैसा यहाँ पे ऐड किया है ये माइनस कर देना है इसमें। भाई सेल्सियस में जाने के लिए क्या करोगे आप, जो केल्विन की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे वाई केल्विन दे रखा होगा उसमें से माइनस 273.15 कर देना है, सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अभी इसमें करूँगा मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा कि 298 केल्विन में माइनस 273.15 करूँगा तो एक बार के लिए मैं इसको नेग्लिजिबल कर देता हूँ।
तो इसमें से 15 माइनस 273 माइनस करूँगा 98, तो लगभग ये कितना निकल के आएगा, लगभग 25 सेल्सियस निकल के आएगा। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 का आ जाएगा। तो यानी कि जैसे हम ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम 273 वैल्यू को अगर केल्विन में से माइनस कर दे तो सेल्सियस की वैल्यू बच जाती है, राइट। तो इस प्रकार से हम केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में हम देखते हैं फ़ारेनहाइट को। फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि दोस्तों, जैसे आपको पूछ ले कि भाई सेल्सियस की वैल्यू को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है। जब भी आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो एक फॉर्मूला याद करना, 9/5 गुणा करना है जो आपको जितनी सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, और प्लस में आपको क्या करना है, एक 32 नंबर वैल्यू आपको वेट कर देनी है। इसके बाद में आपको जो निकल के आएगा वो फ़ारेनहाइट में निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई, जैसे कि बोल ले कि भाई एक, जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई बोल दे कि आपको कोई बॉडी का टेम्परेचर है लगभग 37 सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है, तो इसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या रहेगी टेम्परेचर की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/5 इंटू, फिर यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू डिग्री में दे रखी है ना, तो सेल्सियस की कितनी है, 37, राइट, 37। फिर प्लस में कितनी वैल्यू ऐड करनी है मेरे को, 32 वैल्यू ऐड कर देनी है। जो वो यहाँ पे जो मान निकल के आएगा, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी किस में आ जाएगी, फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगी। कैसे करके देख लेना, 5 7 35, राइट, 7 बार गया, शेष कितना बचे, 2, 2 को पॉइंट लगाऊंगा 0, और 5 चौक 20, यानी कि 4 बार चला गया, राइट। अगर मैं इसको 7.2 वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, तो लगभग ये कितने निकल के आएंगे, 9 चौक 36, 6.3 बच गया, 9 7 63 और 3 जोड़ देंगे तो 66, लगभग 66.6 वैल्यू निकल के आती है। और 66.6 वैल्यू इनकी निकल के आई इतने से की। इसमें क्या कर देंगे, 32 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, लगभग 6.8 और ये 9, 98.6, लगभग कितना आ रहा है, 98.6। ये फ़ारेनहाइट में निकल के आ रहा है, यानी कि 37 सेल्सियस किसके बराबर हो रहा है। अभी क्या बोले हमने, जो 37 सेल्सियस होता है वो किसके बराबर आ रहा है, 37 सेल्सियस फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं हम, तो ये आ रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस फॉर्मूले का यूज करके कर लेंगे कि केल्विन, मतलब यहाँ पे केल्विन को किस में, सॉरी, सेल्सियस को हम किस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, एक टेम्परेचर और होता है जिसका नाम होता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट। परम शून्य ताप क्या होता है, यहाँ पे देखो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी परम शून्य ताप की बात करें तो यहाँ पे केल्विन के कितना होगा, 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। केल्विन में कितना होता है, जब भी 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हो तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे परम शून्य ताप की बात हो रही है, राइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन में माइनस कितने करोगे आप, अगर सेल्सियस में बदलना चाहोगे तो -273 करोगे, तो सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी होती है, -273.15 केल्विन होती है, राइट। अगर इसको 0 सेल्सियस यानी कि इसको ये किस में आ गई, ये सेल्सियस के अंदर वैल्यू आ गई -273.15, ये सेल्सियस में आ गई। केल्विन में 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर होता है अपना, वो क्या होता है, परम शून्यता में या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, राइट। और अगर इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये सेल्सियस की वैल्यू अपन, वही फॉर्मूला कौन सा है, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये ऐड कर देना है, राइट। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखूँगा तो लगभग ये निकल के आएगी अपनी, ये निकल के आएगी फ़ारेनहाइट में। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, लगभग ये माइनस का वैल्यू है, ये माइनस का रखूँगा तो पूरा माइनस का हो जाएगा, और माइनस में से इस पूरे वैल्यू में से प्लस का जोड़ूंगा तो घट जाएगा। लगभग ये कितना मिल करके देख लेना आप। ये करते हैं लोग, एक बार कर लेते हैं कि 9/5
इंटू -273 ले लेते हैं एक्स अप्रॉक्सीमेटली, और प्लस में 32। अगर इसको आप काटोगे तो 25 होता है, बीच में बचे 2 तो 23 है, तो 5 चौक 20, 24 पॉइंट, फिर बचे 3 और 5 का 30, लगभग 54.6 वैल्यू आ रही है। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसको घटाएंगे तो लगभग ये वैल्यू किस में आ रही है, ये नेगेटिव की वैल्यू है, तो लगभग ये वैल्यू आएगी अपनी -459.67 फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अगर बात करें केल्विन में तो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात होती है। जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर सेल्सियस में बात करें तो -273.15 सेल्सियस हो, तो यानी कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर फ़ारेनहाइट में 459 की बात हो रही है, 0.67 है ना फ़ारेनहाइट, तो यानी कि हम कहेंगे ये परम शून्य ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बात समझ में आई। एक बात और आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है, अगर दो टेम्परेचर की मान के चलो T1 और T2, दो टेम्परेचर की वैल्यू को अगर डिफरेंस की बात करें आपके पास, अगर दो टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करें ना, तो इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो डिफरेंस वैल्यू, चाहे से वो सेल्सियस में हो चाहे से वो केल्विन में हो, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, राइट। अगर डिफरेंस की बात हो तो सेल्सियस और केल्विन का मान क्या होता है, सेम होता है। जैसे न्यूमेरिकल में आपको दे दिया कि 200 मान के चलो 25 सेल्सियस टेम्परेचर है T1, और यहाँ पे दे देता है T2 आपको दे देता है मान के चलो 32 सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। तो आपसे अगर पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अब न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला कि केल्विन का मान आपको यूज करना है, राइट। तो न्यूमेरिकल में अब अगर दो टेम्परेचर का डिफरेंस की बात करें तो आपको अब न्यूमेरिकल को यूज करने के लिए केल्विन का मान लो चाहे से सेल्सियस का मान लो, दोनों ही एक सेम होता है। केल्विन डिफरेंस का मान होता है ना T1 और T2 में, सेल्सियस और केल्विन में दोनों सेम होते हैं, चाहे से आप चेक कर लीजिएगा। आपको इतना ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको पहले केल्विन में बदलें, इसको केल्विन में बदलें और फिर जो मान आए उसका डिफरेंस काउंट करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप इन दोनों का डिफरेंस काउंट करेंगे तो सेम मान होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ 32 में से माइनस अगर 25 करता हूँ तो लगभग ये कितना आता है, 7 केल्विन के बराबर हो, या फिर सेल्सियस लिखो, राइट। अगर केल्विन में निकालोगे तब भी सेम होता है और सेल्सियस में निकालोगे तब भी सेम होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो टेम्परेचरों के बीच में अगर डिफरेंस निकालना है तो चाहे से वो केल्विन में दे रखा है चाहे से वो सेल्सियस में दे रखा है, डिफरेंस का मान हमेशा केल्विन और सेल्सियस का मान सेम होता है। इसको प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि T1 का मान कितना होता है, 25 प्लस अगर आप इसमें क्या जोड़ोगे 273, और यहाँ पे कर दे T2 में क्या करते हैं 32 प्लस 273 जोड़ोगे तो कितना बन के आएगा ये मान। अब आप ही देख लीजिएगा इसमें क्या होगा भाई, ये T2 में से अगर ये वैल्यू मैं घटाऊंगा तो 273 से 273 कट जाएगा, 32 में से ये निकालूंगा तो लगभग 7 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि डिफरेंस की बात करता है तो वहाँ पे आपको केल्विन और सेल्सियस का कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, डायरेक्ट आप सेल्सियस से डिफरेंस निकालो और उसकी वैल्यू आप न्यूमेरिकल में पुट करके निकालेंगे तो मान सेम आएगा, राइट। इसके बाद में ये हमारा हो जाता है कौन सा, टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर की यूनिट की बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, मास की। नंबर 5 वाली जो यूनिट है हमारी वो कौन सी रहेगी, मास। देखिए मास, द्रव्यमान। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, मास आप द्रव्यमान किस में मापते हैं, इसकी एसआई जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है, केजी, किलोग्राम, राइट। और 1 किलोग्राम आप सभी को पता है 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, ये 1000 ग्राम के बराबर होता है, राइट। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है, राइट। और आप जब भी पदार्थ की एसआई की ऐसे पदार्थ की अगर बात कर ले, चलिए ये तो हो गई द्रव्यमान की, मतलब मास की एसआई इकाई की बात कर ले। और अगर आपको पदार्थ वर्ड दे दे कि पदार्थ, मैटर, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अगर आपसे पूछ ले इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट आपको दे दे, सपोज दैट कि एक दे दिया आपको ग्राम दे दिया, दूसरा आपको दे दिया किलोग्राम दे दिया, तीसरा आपको दे दिया मोल, और नंबर 4 दे दिया आपको केंडला। तो अब किसी भी पदार्थ की होती है ना जो मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, ना आपको ग्राम करना है, ना आपको किलोग्राम करना है, ना केंडला करना है। किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, मात्रा, और इसकी एसआई यूनिट की इकाई क्या होती है, हमेशा मोल होती है,
राइट। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद जो बात चल रही थी हमारी कौन सी यूनिट, मास की यूनिट की बात चल रही थी। देखिए मास की यूनिट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि किसी भी एटम का मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ले लो, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिकुलर मास के नाम से बोला जाता है। एटॉमिक मास होता है सिंगल एटम के बारे में होता है, ये किससे निकालते हैं हम, एटम से निकालते हैं, राइट। और मॉलिकुलर मास होता है तो दो एटम यानी कि एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जो एटम प्लस एटम का जो मास होता है वो मॉलिकुलर मास होता है, राइट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये हमें ये नहीं पता कि एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए एक कोई एटम होता है, मान के चलो सपोज दैट ये क्या है, एक एटम है, ये एटम होता है। और एटम के पास में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, नाभिक। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों साथ रहते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। दोनों को साथ बाई लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ मैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये एटम होता है, एटम के बीच सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, जो ये न्यूक्लियस होता है ये किससे मिलके, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, राइट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, मैं बात करूं एटॉमिक मास की, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के योग के बराबर जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होता है, हमारी एटॉमिक मास होती है, राइट। और इसको किस में लेते हैं, एएमयू में। एएमयू क्या है, ये यूनिट है। क्या है ये, इसकी यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो बच्चों अब मेरी सवाल ये है आपसे कि सर जब भी आप एटॉमिक मास मापते हो तो किस में मापते हैं, एटॉमिक मास को हम मापते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। और एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको मास की जो यूनिट होती है वो आप देखे होंगे किलोग्राम भी होती है और ग्राम में भी होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट और किलोग्राम या ग्राम यूनिट ये क्या सेम होती है, मैं कहूँगा नहीं। एएमयू ना तो आप किलोग्राम के बराबर कर सकते हो ना ग्राम के बराबर कर सकते हो। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो एक एएमयू होता है ना, एक एएमयू कितने ग्राम के बराबर होता है या कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एएमयू को, यानी कि एक एएमयू किसके बराबर होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। तो ये किस में निकल के आ जाएगी, ग्राम में निकल के आ जाएगी। यानी कि ये ग्राम की वैल्यू होती है। और अगर यहीं आपको पता है कि 10⁻³ होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है ना। कितने ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको किलोग्राम में देखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में बदलना है तो आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ग्राम में बदलना है एएमयू को तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में देखो क्या होता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चे, 3 टाइप की होती है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली होती है एक्चुअल एटॉमिक मास। कौन सी होती है, एक्चुअल एटॉमिक मास, राइट। दूसरी जो होती है हमारी रिलेटिव एटॉमिक
मास। और तीसरी जो होती है हम किस में मापते हैं, वो होती है हमारी ग्राम एटॉमिक मास, राइट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो इसमें कुछ नहीं, जो एक्चुअली एटॉमिक मास होती है, जो हमारी एएमयू में वैल्यू होती है, यानी एक्चुअली एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एएमयू, एएमयू, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वहाँ पे क्या होता है, यूनिट नहीं होती, ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है, राइट। और जो ग्राम एटॉमिक मास होती है, इसकी यूनिट कौन सी होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। जब भी ग्राम एटॉमिक मास की हम बात करेंगे तो वहाँ पे ग्राम पर मोल की बात करेंगे, एक्चुअली एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वहाँ एएमयू की बात करेंगे, और रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करते हैं वहाँ पे ये क्या होती है, जब भी आपको कहीं भी फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में कहीं भी वर्ड अगर रिलेटिव का बात आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो यूनिट लेस होती है, उस पर कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की अगर बात करना चाहूँगा तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, कार्बन ले लेता हूं, कार्बन होता है। अब कार्बन में क्या होता है, कार्बन 12, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है, राइट। यानी कि इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, मास क्या होता है, ये मास क्या होती है, अभी हमने बात किया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हैं, 12, राइट। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी डिटेल में हम एटॉमिक की स्ट्रक्चर वाली जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है वहाँ पे बात करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें कार्बन के लिए, तो ये 12 क्या है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो भी निकालते हैं वो एएमयू में निकालते हैं, तो यानी कि 12 एएमयू, ये तो हमारी क्या हो गई 12 एएमयू, ये हो गई एक्चुअल एटॉमिक मास, राइट। अगर मैं इसी को यहाँ कर दूँ 12, ओनली 12 लिख दूँ, कोई एएमयू नहीं, कोई ग्राम नहीं, कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो ये हमारी क्या निकल के आती है, वैल्यू, नंबर सेम होता है, ध्यान रखना इसमें, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसमें नंबर सेम होता है लेकिन यूनिट का डिफरेंस होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा 12 एएमयू, तो क्या हो जाएगा एक्चुअल एटॉमिक मास, अगर नंबर केवल 12 है यानी कि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिखा रहा, इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, तो यानी कि ये हमारी क्या निकल के आती है, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, राइट। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की 3 यूनिटें देख ली हमने, कि अगर एएमयू में है तो वो एक्चुअल एटॉमिक मास होगी, अगर कोई भी यूनिट नहीं दिख रही हो आपको तो वो रिलेटिव होगी, अगर आपको ग्राम पर मोल दिख रहा है तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है। नंबर सभी का सेम होता है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, राइट। बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बाकी ये डिटेल में आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उतना डेप्थ में नहीं जाऊँ, क्योंकि इनसे काम हो जाएगा। एक्चुअली हमें तो इसी से मतलब है ना, कैसे आया कैसे नहीं आया ये एक अलग विषय बन जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा, इससे आपका पूरा काम चल जाएगा और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अगर मान के चलो जैसे आपको पूछ ले कि भाई इसको ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, कितने किलोग्राम होता है, जैसे कि आपको पूछ ले कि भाई 5 एएमयू कितने ग्राम के बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे, 5 × 1.67 × 10 की पावर -24, ये ग्राम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर इसको 5 को इनसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्राम में निकल के आ जाएगी, ये राइट। पर मोल की बात करता है, ये पर मोल की बात करता है, तो वहाँ पे आप मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इसका, राइट। तो ये हमारी 5 यूनिटें हो गई हैं। एक हो गई हमारी अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है, देखो मास में हमने 3 यूनिटों की बात की, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में अपन एएमयू की बात कर लिए हैं, रिलेटिव में कर लिए और ग्राम पर मोल में कर लिए, राइट। तीनों का मान सेम होता है, ये यूनिट लेस होती है, इन दोनों की, इसकी एएमयू होती है एक्चुअली मास की, और ये क्या नाम है ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम बात करते हो तो ग्राम पर मॉलिक्यूल में लेना पड़ता है,
नंबर सभी का सेम होता है, राइट। ऐसे ही अगर आप मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं, जैसे एटॉमिक मास की बात की वैसे ही मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो वही सेम 3 यूनिट निकल के आती हैं। एएमयू में आती है और रिलेटिव में आ जाती है और क्या नाम से ग्राम पर मोल में आ जाती है। जनरली हम मॉलिक्यूलर मास की जो बात होती है तो वो किस में बात करते हैं, ग्राम पर मोल। एक बात का ध्यान और रखना, जो ग्राम पर मोल होता है ना, इसी को हम किसके बराबर बोल देंगे, मोलर मास के बराबर होता है। ग्राम पर मोल होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास। जैसे कि आपको पूछ ले कि O2 का मोलर मास कितना होता है, तो O2 का मोलर मास कितना होगा, इसका अब एक O का कितना होता है, ओनली O की मैं बात करूँ तो O का कितना होता है ऑक्सीजन का ओनली, तो इसका 8, ये 16 होता है। तो अगर हम बात करें तो ये 16 AMU होता है। या फिर इसको आप बात करते हैं तो ग्राम पर मोल में अगर देखें तो 16 ग्राम पर मोल इसका मास होता है, राइट। ऐसे ही अगर दो जुड़े हैं तो दो मॉलिक्यूल का मिल जाएगा, इसमें कितना जाएगा, 32 AMU हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये जो ग्राम पर मोल है, ये ग्राम पर मोल है, यही किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा, चाहे से वो एटॉमिक में देखूं चाहे से मॉलिक्यूल में देखूं, राइट। यानी कि मैंने क्या बोला, पर ग्राम पर मोल होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, राइट। चाहे से आप इसको वैल्यू को बोलो या इसको बोलो, यानी मोलर मास बोलोगे तो उसका मतलब क्या है, ग्राम पर मोल है। ग्राम पर मोल बोलोगे तो उसका मतलब समझ लेना मोलर मास होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। अभी के लिए इतना ही। क्या डिफरेंस होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम इनसे ही हो जाएगा। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यही यूज आता है, मोलर मास यूज कर लेगा, पर ग्राम मोल यूज कर लेगा, राइट। बस ये 2 वर्ड का आपको ध्यान रखना। मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, जो ग्राम पर मोल की होती है, और ग्राम पर मोल किसके बराबर होता है, ये आपको पता ही है, मोलर मास के बराबर होता है, राइट। और AMU की यूनिट के बारे में हम बात कर लिया, ग्राम पर मोल की